हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज दिनांक 17 अप्रैल 2021 की सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। दैनिक समसामयिकी 17 अप्रैल 2021 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनका परीक्षाओं में बनने के पूर्ण चांस हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं बताने वाला हूं कि किस महाभारत के किरदार को निभाने वाले पूर्व एक्टर की हाल ही में निधन हो गया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है वह 15 अप्रैल को मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती को चिन्हित करते हुए 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 15 अप्रैल हो जाएगा। यह विश्व कला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए यह प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वह 15 अप्रैल 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को ललित कला का जश्न मनाने और दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 15 अप्रैल 2012 को। आइए देखते हैं विश्व कला दिवस। यह है मोनालिसा का वही चित्र जिसे लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था, और इन्हीं के जयंती को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, वर्ल्ड आर्ट्स डे। तो यह क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लॉयर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में वर्चुअली रूप से 22वें लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेज़बानी सेवले स्पेन में की जाएगी। यानी सेवले स्पेन में कोविड-19 के कारण 6 मई को वर्चुअली रूप से 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की मेज़बानी करेगा, जिसमें काफ़ी नामित खिलाड़ी जैसे राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन, नाओमी ओसाका जैसे बड़े खिलाड़ी इसका हिस्सा होंगे। तो यह एक अवार्ड प्रोग्राम है जिसकी मेज़बानी की जाएगी वर्चुअली रूप से। यानी वर्चुअली रूप से बात की जाए तो ऑनलाइन रूप से इसकी मेज़बानी की जाएगी, और इसको करने वाला जो देश है वह है स्पेन। आइए देखते हैं यह लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। ये है वर्ल्ड लॉरेंस अवार्ड, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? सेवले स्पेन में। यदि हम सेवले की बात करें, सेवले स्पेन की बात करें, तो यह है विश्व के मैप में स्पेन, जिसको दर्शाया गया है कुछ इस प्रकार। तो यह हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसको जूम करके। तो ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखेगा जूम करने के बाद। तो यह हमारा फ्रांस है, यह हमारा स्पेन है, और यह हमारा, इन दोनों के बीच में एक देश पाया जाता है जो IMF का 190वां देश घोषित किया गया है, जिसका नाम है एंडोरा।
एंडोरा IMF का 190वां देश घोषित किया गया है, जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। साथ ही साथ इसे अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि हम बात करें स्पेन की राजधानी की, तो वह है मैड्रिड, जो कि इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैड्रिड राजधानी मध्य में उपस्थित है। यदि हम बात करें कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो एकमात्र इसके 2 पड़ोसी देश हैं, यह है फ्रांस और यह स्थित है पुर्तगाल। यदि हम बात करें कि स्पेन और मोरक्को के मध्य एक चैनल है जिसे हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं, जो इन दोनों देशों को अलग करता है। जबकि हम बात करें यह UK कनाडा की तरफ है, जबकि यह अपना अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो इन दोनों को अलग करता है वह जलधारा है इंग्लिश चैनल। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड मैप से जुड़े कुछ तथ्य थे जो आपको मैंने साझा किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इसे हम इम्पोर्टेंट टिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह बनने वाला सवाल काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसे इम्पोर्टेंट टिक करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। DRDO 500 बेड वाला ICU सुविधा कोविड-19 अस्पताल कहाँ स्थापित करेगा? यानी कि DRDO के द्वारा ICU सुविधाओं से लैस एक कोविड-19 अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें DRDO के द्वारा 500 बेडों की सुविधाएं कोविड-19 से लड़ने के लिए स्थापित किया गया है। तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दिल्ली छावनी में ICU सुविधाओं से युक्त 500 बेड वाला एक कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा, जिसमें मरीजों के लिए इलाज हेतु सैन्य और अर्धसैन्य बलों द्वारा डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसको करने का उद्देश्य क्या है कि DRDO के द्वारा यह 500 बेड क्यों बनाए गए हैं? तो यह अस्पताल राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड-19 के केसों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। तो कोविड-19 के केस नई दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन 500 बेडों की एक अस्पताल को स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं इन 500 बेडों के इस अस्पताल को, जो कुछ इस तरह का होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का होने वाला है। यह 500 बेडों का अस्पताल जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सक्षम रूप से तैयार किया गया है। आइए बात करते हैं हम DRDO की। DRDO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी तथा इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह नई दिल्ली में ही स्थित है। यदि हम बात करें कि इसके वर्तमान समय में हेड कौन है, तो वह हैं सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि इसका ध्येय वाक्य जो है वह है बलस्य मूलम, यानी बलस्य मूलम इसका ध्येय वाक्य है। और यह किसके अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है DRDO, जो कि भारतीय संस्था है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के मंत्री ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स यानी IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। यानी कि सम्मेलन का उद्देश्य जो रखा गया है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को संबंधित जो इतने भी मामले हैं उनका समाधान किया जाएगा, और इसीलिए यह कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 का उद्घाटन रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। यह
इंडियन एयरफोर्स को अपने विरोधियों पर बढ़त देने वाली क्षमताओं से संबंधित रणनीतियों और कार्यनीतियों पर ध्यान करने आकर्षित हेतु 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। यानी इसका जो आयोजन किया जाएगा वह कितने 3 दिन किया जाएगा, 3 दिन तक किया जाएगा इसका आयोजन। आइए देखते हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के मंत्री को। ये है रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह। और यदि हम बात करें IAF यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स की, तो भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है। कौन? भारतीय वायुसेना एक भारतीय सशस्त्र सेना का अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। किस नाम से हुई थी? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी स्थापना, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो 1932 में इसका नाम जो रखा गया था वह रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। और जब 1950 में भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया तो इसी के नाम से क्या हटाकर, रॉयल हटाकर केवल इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। तो इसका नाम कब बदला गया था? 1950 में। और जबकि इसका जब स्थापना हुई थी 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में, तो इसका जो नाम था वह था क्या? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और अब से लगभग 88 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम बात करें कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो यह 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और चीफ मार्शल RK भदौरिया इसके हेड हैं, या यूँ कहें इसके जो चीफ मार्शल हैं वह RK भदौरिया। RK भदौरिया इसके चीफ मार्शल हैं। यदि इसी प्रकार हम बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 15 जनवरी को। और इसके जो हेड हैं वह हैं मनोज मुकुंद नरवणे। यदि हम बात करें जल सेना की, जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जल सेना दिवस प्रत्येक 9 नवंबर को मनाया जाता है। और एडमिरल करमबीर सिंह इसके हेड हैं। तो यह सारे के सारे फैक्ट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। यदि हम भारतीय वायुसेना के ध्येय वाक्य की बात करें तो नव स्पर्शम दीप्तम इसका ध्येय वाक्य है। इसको भी हमें याद रखना है। और इसके ध्येय वाक्य के ऊपर ही बन रहा है चील। तो यह भी हमें ध्यान रहता है, कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी हम महत्वपूर्ण टिक करेंगे। और देखते हैं, महाभारत के प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौल का हाल ही में निधन हो गया है। यह महाभारत प्रोग्राम के किस देवता का अभिनय कर रहे थे? तो हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौल का निधन हुआ है और ये महाभारत में इंद्र का रोल करते थे। अनुभवी अभिनेता सतीश कौल का लुधियाना में कोरोना संबंधित समस्याओं के चलते 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये पौराणिक टीवी कार्यक्रम महाभारत में इंद्र भगवान की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था और इन्हीं के द्वारा 300 से अधिक पंजाबी फिल्म और हिंदी फिल्म भी की जा चुकी हैं। और आप लोगों ने दूरदर्शन पर एक श्रृंखला देखी होगी विक्रम बेताल की, उसमें भी इन्होंने काम किया है। और इनकी जो फेमस मूवी रही है वह थी प्यार तो होना ही था। तो ये काफ़ी अच्छे एक्टर थे, अनुभवी एक्टर थे, जिनका हाल ही में कोविड-19 के चलते 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखते हैं इनको, सतीश कौल जी को। ये हैं सतीश कौल जी, जो महाभारत के इंद्र के देवता बने हुए हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे UAE का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के व्यवसायी यूसुफ अली MA को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन द्वारा अबू धाबी के व्यापार उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में
उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु अबू धाबी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा यूसुफ अली MA। आइए देखते हैं यूसुफ अली MA और यहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। इतना बड़ा नाम है इनके शेख का। आइए देखते हैं। तो यह हैं भारतीय मूल के और यह हैं प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यह हैं यूसुफ अली MA और इनको यह दिया जा रहा है UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यदि हम बात करें UAE की तो चलते हैं UAE की तरफ। वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्थित है UAE यानी फारस की खाड़ी के नज़दीक स्थित है एक छोटा सा देश UAE, जो कि है तो छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा खाड़ी पैसे वाला देश है। आइए देखते हैं इसको जूम करके। तो कुछ इस तरह का दिखने वाला है UAE, जिसमें स्थित है फारस की खाड़ी के नज़दीक यह देश, जो कि इसकी सीमा रेखा है ये वाली। यदि हम बात करें इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो ओमान इसका पड़ोसी देश है, सऊदी अरब इसका पड़ोसी देश है, कतर इसका पड़ोसी देश है और ईरान से इसकी एक जल सीमा लगती है, जिसके लिए इसे जोड़ने की क्रिया को कहते हैं, यानी जो इसकी संधि है उसे हम कहते हैं हारमुज जल संधि और यह फारस की खाड़ी और पैसिफिक एशियन को जोड़ती है। तो यह सारे के सारे फैक्ट दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ इसी प्रकार से क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बताता रहूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 का संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने साफ सहज तरीके से डेटा को आसानी से डाउनलोड करने के लिए एक ही स्थान पर ऊर्जा डेटा प्रदान करने के लिए इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड यानी IED इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा इसे मई 2001 में 1.0 के नाम से भी लॉन्च किया गया था। कब? मई 2017 में। और इसी संस्करण में इस बार शामिल की गई है सौभाग्य पोर्टल और उजाला पोर्टल, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। आइए देखते हैं इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, जिसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, जो कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एनर्जी डाटा है, यानी एक ही स्थान पर आसानी से साफ सुथरा डाटा हमें मिल सके। इसीलिए 25 मार्च 2021 को इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसको किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। तो आइए कुछ क्वेश्चन हमारे नीति आयोग से भी बनते रहते हैं, तो बात करते हैं हम नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1950 में स्थापना के समय इसका जो नाम था वह था योजना आयोग। योजना आयोग के नाम से इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, जबकि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, जबकि इसके उपाध्यक्ष कौन है? वह है राजीव कुमार। यदि हम बात करें इसके CEO, तो इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, और इस नीति आयोग से अक्सर परीक्षक क्वेश्चन पूछता रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने ऐतिहासिक शून्यवादियों यानी हिस्टोरिकल निहिलिस्ट द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू किया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऐतिहासिक शून्यवाद चीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है, जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्णित किया जाता है। यदि हम बात करें कि पिछली घटनाओं पर सार्वजनिक संदेह का वर्णन करता है। हाल ही में चीन के साइबर
ने ऑनलाइन टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए इस हॉटलाइन की शुरुआत की है। ये आप सोच रहे हैं कि शून्यवाद क्या होता है। तो शून्यवाद की यदि हम बात करें तो यह चीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्णित पिछली घटनाओं पर सार्वजनिक संदेशों का वर्णन करता है। आइए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्कटिक के डोम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो डोम्सडे ग्लेशियर के नाम से इसे जाना जाता है और इसका मूल नाम जो था वह था थाईवार्ड्स ग्लेशियर। और यह चर्चा में क्यों है? तो आर्कटिक में मौजूद यह ग्लेशियर वर्षों से तेजी से पिघल रहा है और 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के अपने बड़े आकार के कारण इसने विश्व जल स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी है। हाल ही में स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोथेनबर्ग के शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि यह ग्लेशियर एक उच्च दर से पिघल रहा है जो कि एक खतरे का निशान है और जिसका मूल नाम क्या है? थ्वाइजाइट्स ग्लेशियर। और इसका यदि हम आमतौर पर नाम लें तो डोम्सडे ग्लेशियर के नाम से इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं इस डोम्सडे ग्लेशियर को। यह है डोम्सडे ग्लेशियर जो कि पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के कारण ढह रहा है और इसकी वजह से लगभग पृथ्वी पर आधा मीटर पानी बढ़ने की संभावना है जो कि खतरे के निशान से ऊपर जाने वाला है। यदि हम बात करें कि यह आर्कटिक में स्थित है तो यह है आर्कटिक अर्थ। इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ है और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और जो भी व्यक्ति रहता है उसके घरों को कहते हैं एक्सिमो, यानी एक्सिमो इनके घर को एक्सिमो जनजाति यहाँ पर एक तो लोग पाए जाते हैं और इनके घरों को कहा जाता है इग्लू। इग्लू इनके घरों को कहा जाता है। यदि हम बात करें कि इसकी जो एकमात्र खाड़ी यानी एकमात्र जो पर्वत है वह है माउंट विंसन। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष प्रक्रिया में आड़तियों को शामिल करने जा रहा है? तो हाल ही में पंजाब राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह आड़तियों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया लॉन्च की है। यानी पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करेगी। पहले आड़ती, जिसे हम कमीशन एजेंट कहते हैं, किसानों का भुगतान करते थे, लेकिन पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य के खाद्य विभाग से खरीद सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाए ताकि आड़ती प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो सकें। और यह किसके द्वारा? पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इसे लागू किया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि जितने भी एमएसपी का भुगतान किया जाएगा वह डायरेक्ट किसके? किसानों के खातों में ही किया जाए। आइए बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब से जुड़ी कुछ फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। यह है भारतीय राज्य पंजाब, जिसके सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि इसी के साथ आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? इसकी व्याख्या के साथ आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। बढ़ते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा
का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाडा का नया जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह हैं सिद्धांत सिंह लोकजाम। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांत सिंह लोकजाम, यानी नेशनल एंटी डोपिंग के जो नए महानिदेशक चुने गए हैं वह सिद्धांत सिंह लोकजाम हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे क्या होगा कि आप अपनी परीक्षाओं में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जीएस पार्ट से, जिसमें मैं आपके लिए सारे के सारे जीएस के टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इसके लिए आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।